हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। इससे पहले हम लोगों ने सीखा है कि इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कैसे करना है वो सीख चुके हैं कि नहीं। इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है उसको सीख चुके हैं। अब उसे इंटीजर पे जो मल्टीप्लाई हमने किया है उसकी प्रॉपर्टीज, उसके गुण, उसके कैरेक्टर के बारे में पढ़े, जो इंटीजर को मल्टीप्लाई करना आसान बना दे, फास्टर बना दे। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे उस मल्टीप्लिकेशन का इंटीजर पे कुछ कैरेक्टर पढ़ेंगे, कुछ गुण पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। तो भाई अगर हम प्रॉपर्टीज नहीं जानते तो अगर हमें जो है दो इंटीजर या दो से ज्यादा इंटीजर का मल्टीप्लाई करना होता, तो अगर कोई हमसे पूछ देता बताओ भाई अगर आप इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी प्रोडक्ट क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा क्या कुछ और आएगा? अगर आप नहीं जानते ये प्रॉपर्टीज की, ये गुण नहीं जानते, इसकी ये कैरेक्टर नहीं जानते, तो आप कहते भाई बहुत सारे एग्जाम्पल लेते, फिर जाके फाइनली उसका आंसर देते। लेकिन अब जान जाओगे क्लोजर प्रॉपर्टी वही कहता है कि अगर आप दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी प्रोडक्ट जो होता है हमेशा इंटीजर मिलता है। भले ही दो इंटीजर के लिए लिखा हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी, लेकिन मेरे दोस्त ये प्रॉपर्टीज होता है आपके दो इंटीजर के लिए नहीं, आप कितनों भी इंटीजर ले लो, जब उसका मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी प्रोडक्ट जो है हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। तो जैसे 7 इज इंटीजर एंड 5 इज इंटीजर, देन इसका हमने प्रोडक्ट किया तो 35 इज ऑल्सो इंटीजर, -8 is integer and 4 is also integer, then their product is also integer। 9 and -6 दोनों integer है, इसके प्रोडक्ट जो है क्या ये भी integer है, ये भी आपका integer। मतलब आप पूरी तरह समझ गए कि अगर हम इंटीजर्स का प्रोडक्ट करेंगे, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी प्रोडक्ट हमेशा इंटीजर मिलेगा, आपको रेशनल नंबर नहीं मिलेंगे। समझ गए? अब कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है? देखो कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है मेरे दोस्त कि अगर आपके पास दो इंटीजर है, अगर आपके पास दो इंटीजर है तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं किसी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करना। मैंने क्या कहा? हमने कहा कि अगर आपके पास दो इंटीजर है तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो किसी को किसी से मल्टीप्लाई करने में, आपका प्रोडक्ट हर केस में जो होता है सेम होगा। कैसे? तो चलिए जैसे मान लेते हैं हमने एक 5 ले लिया और एक -8 ले लिया, ये दो इंटीजर अपन ने ले लिया, ठीक है। अब मेरी इच्छा है, अपन की इच्छा है कि 5 को -8 से मल्टीप्लाई करना। कितना है? -40 आ गया। अब मेरी इच्छा है नहीं भाई हम -8 में जो है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी -40 आ गया। अब -9 और -7, देखिए -9 में -7 से मल्टीप्लाई कितना हुआ? 63। -7 को जो है -9 से मल्टीप्लाई, ये भी 63 आया। मतलब हर एक केस में जो होता है आपकी प्रोडक्ट सेम आएगा, आप पूरी तरह स्वतंत्र है। तो ये प्रॉपर्टी ही नहीं बता पा रहा है, इसके गुण पहले से नहीं पता होता तो हम थोड़ा सा वहां पे दुविधा में रहते हैं कि भाई किससे मल्टीप्लाई करे कि अपना आंसर जो है, अपना प्रोडक्ट जो है वो सेम आए। लेकिन अब पूरी तरह से आप स्वतंत्र हो, किसी को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। इस एक जनरल फॉर्म में कहूं आपको तो एक मान लेते एक ए इंटीजर है, दूसरा बी इंटीजर है, तो आप स्वतंत्र हो ए में जो है बी का मल्टीप्लाई करना या बी में ए का मल्टीप्लाई, दोनों केस में रिजल्ट सेम आएगा। समझे? अंडरस्टूड? तो कॉम्यूटेटिव लॉ और कुछ नहीं कहता है। कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि भैया अगर आपके पास दो इंटीजर है और आपको उस दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करना हो तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो किसी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? भाई एसोसिएटिव लॉ कुछ और नहीं है, कॉम्यूटेटिव लॉ का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो वह जो मैथमेटिशियन साहब जो थे वह थोड़ा सा बांट दिए रूल को, लेकिन एसोसिएटिव लॉ वही कहता है, ये कहता है कि भाई अगर आपके पास 3 इंटीजर है या 3 से ज्यादा इंटीजर है और आप उसका मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो यहां पे भी आप स्वतंत्र हो पूरी तरह से किसी को किसी के साथ। हर केस में आपकी जो प्रोडक्ट होगा वह सेम होगा तो सेम होगा, नो डाउट।
कोई इसमें संदेह नहीं है कि आपकी जो प्रोडक्ट होगा डिफरेंट होगा, हमेशा सेम आएगा। चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से ये भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक 3 है, -5 है, -8 है। भले ही दो तरीके से बताया, मैं आपको 3 तरीके से बताने वाला हूं, समझिए बस। देखिए मेरी इच्छा है कि 3 में जो है -5 से मल्टीप्लाई करना, कितना हो गया, ये 15 हो गया, -15। अब इसको जो है -8 से मल्टीप्लाई करें, 15 8 कितना होता है, 120, आ गया 120। अब हमारी इच्छा हो गई कि नहीं भाई, हम -5 में जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हुआ, -15। अब इसमें जो है -8 से मल्टीप्लाई करें, फिर भी कितना हो गया, 120। अब हमारी इच्छा है भाई -8 में जो है 3 से मल्टीप्लाई कराना, तो 8 3 का 24, फिर से -5, तो आपका कितना हो गया, 120। भाई देखो अगर आपके पास दो, अब फाइनली मैं कंक्लूजन देने वाला, थोड़ा सा एक स्टेटमेंट लिख दूं कि अगर आपके पास एक इंटीजर है, बी है, सी है, तो आप स्वतंत्र हो ए और बी का मल्टीप्लाई पहले करा सकते हो, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके बाद सी से कराइयो। आप चाहते हो कि नहीं पहले हम बी ए को छांट दूं और पहले बी और सी का मल्टीप्लाई कराऊं, जो प्रोडक्ट आएगा उसमें ए के साथ मल्टीप्लाई कराएं, तो वह भी आप कर सकते हो, पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो देखिए अब आपको बता रहा है एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ का पूरी निष्कर्ष बता रहा हूं। देखो भाई अगर आपके पास दो इंटीजर है या दो से ज्यादा इंटीजर है और आप उसका मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो किसी इंटीजर को किसी के साथ मल्टीप्लाई करना, हर केस में आपका रिजल्ट सेम आएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखा भाई, अगर आप दो इंटीजर या दो से ज्यादा इंटीजर का आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी प्रोडक्ट हमेशा इंटीजर ही आएगा, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी। और सेकेंड और थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि उसकी प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन क्या कहता है। तो देखो दोस्त, ये प्रॉपर्टी कहता है मेरे दोस्त कि अगर मान लेते हैं आपके पास होता है 3 इंटीजर है, एक मान लेते ए हो गया, दूसरा बी हो गया, तीसरा सी हो गया, और सारे हो सकते हैं लेकिन 3 के लिए दिया है, 3 के लिए बता रहा हूं, ठीक है। सॉरी। तो हमारी इच्छा है कि इस दो को ऐड करना है और जो भी सम आए इसके साथ मल्टीप्लाई करना। तो इसको जो है मेरे दोस्त दो तरीके से कर सकता हूं। कैसे, हमारी इच्छा है सबसे पहले ये बी और सी को पहले ऐड कर दूं, जिसको ऐड करना ऐड कर दूं, और जो भी सम आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई कर दूं, ये हमारी इच्छा है। अब हमारी इच्छा बदल गई, हम सोच रहे हैं ना, जो जिससे मल्टीप्लाई करना है और जिसको ऐड करना उससे पहले हम क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट है उसको ऐड कर दे। भाई दोनों तरह से आपका आंसर सेम आएगा, डरने की बात। यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर मान लेते हैं यहां एडिशन की जगह अगर ये देखिए, अगर यहां सब्ट्रैक्शन रहता तो वही चीज होता है, आप पहले बी में सी में सब्ट्रैक्ट कर लेते, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेते, लेकिन आपको यहां पे ये भी डिसाइड करना है बी में से सी को ही सब्ट्रैक्ट करना है कि सी में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, ये डिसाइड कर लेना पड़ेगा, समझ गए, ठीक है। उसके बाद ए से मल्टीप्लाई करियो, ठीक है। आप फिर जो है आप ए बी माइनस ए इंटू सी, ठीक है। यही आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन के तौर पर लिख दे रहा हूं। तो अगर हमारा ए बी सी है तो इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा, ए इंटू बी प्लस सी, ये इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी, ए इंटू बी माइनस सी, देन ए बी माइनस ए सी। ये दो स्टेटमेंट आप पूरी तरह से याद रखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल कर लेता हूं। एग्जाम्पल है 5 है, -6 है एंड -8 है, ठीक है। तो यहां देखिए 5 है, -6 है एंड -8 है। तो हमारी इच्छा है सबसे पहले दोनों तरह से, ये मान लेता हूं ए है, ये बी है, ये सी है। देखिए इस दो को ऐड करना है, ठीक है। तो 5 हो गया, देन देखिए -6 प्लस -8 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों इक्वल आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, 5 को -6 से, देन 5 को -8 से, तो 5 814 हो गया, -14 हो गया,
70 हो गया। देन 6 5 30 और 8 5 40, 70 -70। देखो दोनों केस में सेम आ रहा है, तो वही कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। हमने सब्ट्रैक्शन भी आपको सिखा दिया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, यहां पे जो होता है कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, देखिए सुनिए, मैं आप लोग को सुना रहा हूं। ये प्रॉपर्टी कहता है, मान लेते हैं सपोज दैट आपके पास 1 एक कोई इंटीजर है, ठीक है, और इसके बाद जो है आप दुनिया का कोई भी इंटीजर उठा लाओ और आप इस दोनों का किसी भी ऑर्डर मल्टीप्लाई करो, हर केस में जो है आपको वही इंटीजर मिल जाएगा। तो बाद मैथमेटिशियन साहब बोले भाई 1 से उस इंटीजर पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, चाहे वह इंटीजर इस 1 पे अपना कोई इफेक्ट ही नहीं छोड़ पा रहा है, इसका मतलब भाई 1 इसमें न्यूट्रल है, डेफिनेटली न्यूट्रल है। तो बोला भाई चलो तुम्हारा नाम देते हैं, उन्होंने बोला कि 1 को आपसे कहेंगे लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसलिए कहा जाता है कि 1 को मल्टीप्लिकेटिव, तब से 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। तो चलिए थोड़ा एग्जांपल ले लें और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। मान लेते हैं हम 4 लेते हैं और 1, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करो तो, या 1 में 4 से मल्टीप्लाई करो तो हर केस में आपका 4 होगा, या -4 ले लो, -4 में 1 से मल्टीप्लाई करो तो, या 1 में -4 से मल्टीप्लाई करो तो हमेशा -4 ही आएगा। तो इसको एक जनरल फॉर्म में कहें कि आपके पास एक कोई भी इंटीजर है और एक 1 इंटीजर है, तो आप a में 1 से मल्टीप्लाई करो तो, या 1 में a से मल्टीप्लाई करो तो हमेशा a आ जाएगा। इसलिए कहा गया 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा गया, आइडेंटिटी कहा गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट जो होता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्या हो कर रहा है भाई, देखो ये मैथमेटिशियन बोले भाई आप क्या करो, दुनिया का कोई भी एक इंटीजर उठा लो और जस्ट उसका रेसिप्रोकल निकालो। आप क्या करो, कोई भी इंटीजर ले लो और जस्ट उसका एक रेसिप्रोकल लो और आपको जिस तरह चाहिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हर केस में आपका रिजल्ट जो है 1 आएगा। गजब है। तो जैसे हम मान लेते हैं 4 ले लिया, अब इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहिए इसको, या जो है रेसिप्रोकल कहिए, रेसिप्रोकल कहिए। तो इसका क्या होगा रेसिप्रोकल, तो देखिए सबसे पहले इसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बना दीजिए। रेसिप्रोकल करने का मतलब होता है, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है, जो हमारा जो नंबर है उसको जब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म बना दिए, बस उसको 180 डिग्री से घुमा दीजिए। जो न्यूमरेटर पे है वो डिनोमिनेटर पे कर दीजिए और जो डिनोमिनेटर पे है उसको न्यूमरेटर पे कर दीजिए, मतलब ऐसे कर दीजिए, मतलब 1/4। अब आप 4/1 और 1/4 को जिस तरह चाहे मल्टीप्लाई कराना, हर केस में आपका रिजल्ट जो है 1 ही आएगा, मतलब दोनों आपस में कट पीट के मर जा रहे हैं। तो कहा गया कि ये 4/1 और ये 1/4 एक दूसरे क्या है, जानी दुश्मन है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव। अब क्वेश्चन यहां पे राइज होता है कि क्या सभी इंटीजर के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, और दूसरी बात एक और क्वेश्चन राइज होता है कि इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इंटीजर ही होगा, सभी इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इंटीजर होगा, ऐसा नहीं है। आप जानते हो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे तो 1 ही आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। -1 का निकालोगे तो -1 ही आएगा, लेकिन अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स निकालोगे तो 1/2, ये कोई आपका इंटीजर नहीं है, समझे। तो बस ये 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा खुद वही हो जाएगा, समझे। यस बता दिए। अब देखिए एक और चीज हमने बोला था, और देखिए 0 का जो है, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए।
मतलब जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। समझ गए? अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो कुछ और नहीं, कहता है कि भाई आप दुनिया का कोई भी इंटीजर ले लो और जीरो ले लो और जीरो से दुनिया का किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कराओ, हर केस में रिजल्ट जीरो है। मतलब दुनिया का कोई भी इंटीजर ले लो, उससे जो है जीरो से मल्टीप्लाई कराओ, या जीरो में दुनिया किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई करो, हर केस में रिजल्ट जीरो आएगा। ठीक है? तो आपको जब भी मौका मिले जीरो से किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई करने का, तो आप सोचिएगा नहीं, बेहिजक जो है आप उसका प्रोडक्ट जो है जीरो लिख दीजिएगा। ठीक है? तो अब वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर रोकना नहीं चाहिए मेरे प्यारे दोस्त।